साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। साथियों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ। बात आपके संवैधानिक अधिकारों को लेके है, बात आपके विधिक अधिकारों को लेके है और बात जो रिसेंट मैंडेट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिसके तहत ये स्पष्ट किया गया है कि आप रूटीन मैनर में अरेस्ट ना करें। अगर अरेस्ट की पावर आपके पास में है तो ये एक पर्टिकुलर पार्ट है जस्टिफिकेशन का, बट अरेस्ट करने के लिए आपको रीज़न स्पेसिफिक करने होंगे। अगर रीजंस अकॉर्ड नहीं किए गए तो उस कंडीशन में आप अक्यूज के जो बेसिक राइट्स हैं या जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जो स्टैट्यूटरी राइट्स हैं उससे आप खिलवाड़ करने जा रहे हैं। तो ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से एक नई दिशा मिली है कंसर्न्ड अक्यूज्ड को अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए फ्रॉम द इनलीगल अरेस्ट, यह हमें समझना होगा और इसके लिए वेरियस गाइडलाइंस क्या हैं उसे भी समझना होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि चाहे मामले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के हों चाहे ईडी के हों, यह एक सामान्य स्थिति बन चुकी है कि हम तो अरेस्ट तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अक्यूज़ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है और अक्यूज़ जो है वो भाग जाएगा और गवाहों को टेम्पर कर सकता है। तो साथियों, क्या ये लिख देना अपने आप में ही जस्टिफाइड है? इन सब पर चर्चा करा है रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने। साथियों, एक एक बात हमें खुल के समझनी होगी और अगर हमारे राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं तो हमें इन गाइडलाइंस के माध्यम से जो है आगे बढ़ना होगा। साथियों, जजमेंट जो है ये पारित किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ये रिसेंट जजमेंट है आपके राइट्स को लेके। तो सबसे पहले कॉपी और एक पेन लेके बैठिए और जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। और अगर आप भी इस तरह के इनलीगल अरेस्ट से जूझ रहे हैं और उसे क्वेश कराना चाहते हैं तो वहाँ पर कानून में रेमेडी क्या है ये मैं आपको खुलकर बताने वाला हूँ। साथियों, जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का सी कोचर वर्सेस सीबीआई और जजमेंट का डेट है 9 जनवरी 2023। सबसे रिसेंट जजमेंट है आपके राइट्स को लेकर। साथियों, इस मामले में जो कंसर्न पिटिशनर्स थे ये ऑनरेबल हाई कोर्ट गए और इन्होंने कोर्ट से कहा कि हमारा जो अरेस्ट है वो इनलीगल है और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की एजेंसी और कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 41 और 41A CRPC का उल्लंघन किया है। साथियों, अब मैं आता हूँ मामले के फैक्ट्स के ऊपर कि इस मामले के फैक्ट्स क्या हैं। साथियों, इस मामले के अंदर कंसर्न जो पिटिशनर्स थे ये हाई कोर्ट चले गए। इन्होंने दो बातें जो है हाई कोर्ट से करी। पहले इनकी बात ये थी कि हमारा जो अरेस्ट है वो इनलीगल है एंड इट इज़ इन द वायलेशन ऑफ सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ CRPC। क्लियर हो गया। और दूसरा कहना था कि इस बात को इग्नोर करते हुए जो कंसर्न कोर्ट ने रिमांड हमारा दिया उस रिमांड ऑर्डर को भी सेट किया जाए। और तीसरा इनका कहना था भले ही मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का हो, भले ही मामला ईडी का हो, बट अरेस्ट कुड नॉट बी मेड इन द रूटीन मैनर। तो जो गाइडलाइंस या मैंडेट दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के और विभिन्न हाई कोर्ट्स के, उनको जो है फॉलो नहीं किया गया है। तो ये मामला है क्या, ये हमें जो है वापस सब समझना होगा। साथियों, इस केस में कोर्ट ने यह लिखा कि इस मामले में केवल हम लिमिटेड हियरिंग करेंगे। हमें यह तय करना है कि जो अरेस्ट है ये इनलीगल है या नहीं है, अगर है तो उसको सेटिस्फाइड किस हद तक किया जाना चाहिए। साथियों, इस मामले में जो है पिटिशनर अपीयर हुए हाई कोर्ट में थ्रू काउंसिल और काउंसिल का तर्क ये था कि सीबीआई ने अपनी पावर्स को गलत तरीके से एक्सरसाइज किया है। द अरेस्ट इज़ इनलीगल and it is arbitrary and it is the direct contravention of the constitutional mandate and section 41A of the CRPC। उनका कहना है कि अरेस्ट की पावर होना एक अलग बात है, बट अरेस्ट का जस्टिफिकेशन होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर नहीं देखा गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब जब इनको सीबीआई ने बुलाया, जब जब इनको ईडी ने बुलाया, लगातार जो है जाते रहे, तो ये एब्सकॉन्ड नहीं हो रहे थे, ये फ्ली फ्रॉम जस्टिस नहीं हो रहे थे और गवाहों को टेम्पर कर रहे हों ऐसी भी कोई साक्ष्य फाइल पर नहीं है। साथियों, का ये भी तर्क था कि ईडी के द्वारा जो उनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है जिस संबंध में वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष जो है अपीयर हुए, उनके तर्कों से सहमत होते हुए जो अटैचमेंट के ऑर्डर थे उसे वैकेट किया गया और प्रॉपर्टीज़ को जो है रिलीज़ किया गया। उनका ये भी कहना कि एक पिटिशनर जो है वो लेडी है और लेडी पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट हो ऐसे भी कोई साक्ष्य दिखाई नहीं देती है। उनका कहना कि देयर इज़ नो मैंडेट कि अगर PCAT का मामला है या सीरियस मैटर है तो वहाँ पर आपको अरेस्ट करना ही करना है। उनका ये भी कहना कि देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन इन द अरेस्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नॉन कंप्लाइंस ऑफ सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ CRPC। और खासकर उन्होंने यहाँ पर रिलाई किया अरनेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार को और सतेंद्र कुमार वर्सेस CBI को। और इसके अलावा उन्होंने कई अथॉरिटीज़ भी जो है रिलाई करी, जिसका अपोज जो है स्टेट ने करा। स्टेट का कहना यह है कि हमें इंटरोगेशन करना था और ये लोग कॉपरेट नहीं करते जिस कारण उनको हमने अरेस्ट किया, तो अरेस्ट जो है वो जस्टिफाइड है। पर साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर कंसील्ड रहे बाय द स्टेट जो कि इनलाइटन करे डिफेंस ने, और ये वो फैक्ट्स है जो मैं आपको अक्सर करने के लिए कहता हूँ।
इनका कहना है कि जब जब सीबीआई ने बुलाया तब तब हम लोग गए। नंबर 1, लगातार इन्होंने हमसे क्वेश्चन करा, हमने उसका आंसर दिया और तब भी हमें जो है अरेस्ट नहीं किया गया। इन द मीन वाइल ईडी ने जो है केस रजिस्टर्ड करा 3/4 PMLA का, और सीबीआई ऑलरेडी जो है सेक्शन 7, सेक्शन 13(1)D PCED में जाँच कर भी रही थी। जब जब हमें बुलाया गया तब तब हम जो है अपीयर हुए और तब तब हमने जो है सारे इनको कोऑपरेट करते हुए आंसर्स प्रोवाइड करे। ये भी कहना था कि हमने कई बार इनको मेल भी जो है सेंड करे, पर उस मेल का भी जो है कोई भी उत्तर इन लोगों ने नहीं दिया। और उनका ये भी कहना कि जब भी हमें ईडी ने जो है सम्मन किया था हम लोग जो है लगातार अपीयर हुए, हमने अपना जवाब जो है सबमिट किया। इस लाइन को आप जो है पकड़ के चलो, हमने अपना जवाब सबमिट करा पर उस बिंदु में ना जाँच की गई और ना ही उसे कंसिडर किया गया। उसके बाद लगातार हमें बुलाते रहे, हम लोग इनके कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहे और अल्टीमेटली 23/12/22 को हमें जो है इलीगली इन्होंने अरेस्ट कर लिया। पर सबसे इंपॉर्टेंट तर्क रखा गया कि यहाँ पर हमें 41A CRPC के जो है नोटिस दिए गए। जब हम लोग कॉपरेट कर रहे थे, कहीं भाग नहीं रहे थे, सारे उत्तर आपको दे रहे हैं, तो आप हमें अरेस्ट क्यों कर रहे हो, उसका जस्टिफिकेशन क्या है, इसको जो है चैलेंज किया गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने सेक्शन 41 CRPC, सेक्शन 46 CRPC, उसके बाद सेक्शन 41A CRPC, उसके बाद 60A CRPC को जो है कोर्ट किया। और कोर्ट ने खासकर ये जोर दिया कि नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ CRPC। ठीक है जी। तो एपेक्स कोर्ट का एक जजमेंट है सत्येंद्र कुमार का, उसमें कोर्ट ने जो है डायरेक्शन इशू कराया। कोर्ट का कहना है कि द मैंडेट ऑफ सेक्शन 41 इज मैंडेटरी, द इफेक्ट ऑफ इट्स नॉन कंप्लाइंस while considering the bail application is totally fatal. And apart from that, the court has issued direction to the police not to arrest the accused person in unwarranted way. और कोर्ट ने इसके अलावा डायरेक्शन दी है मजिस्ट्रेट को भी कि आप इनलीगल डिटेंशन को जो है ऑथराइज भी नहीं करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने लिखा है कि 41 और 41A जो है CRPC का, ये आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पार्ट है और ये गाइडलाइंस जो है वो फॉलोअप होनी चाहिए। किसी भी रूप में अनवांटेड अरेस्ट नहीं होने चाहिए और डायरेक्शंस आर मैंडेटरी। और इसके अलावा जो मैंडेट्स है उसको जो है कोर्ट ने यहाँ पर स्पेसिफिक किया। इसके अलावा अर्नेज बनाम स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट था, उसको भी कोर्ट ने यहाँ पर स्पेसिफिक किया। कोर्ट का लिखना यह है कि बाय द प्लेन रीडिंग ऑफ द अफोरसेड प्रोविजन इट इज़ एविडेंट दैट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years with or without fine cannot be arrested by the police officer only on his satisfaction that such person has committed the offence. A police officer before arrest in such cases has to record the reasons with due satisfaction. If he fail to do so, then it is a serious concern. तो कुल मिला के कोर्ट ने लिखा कि जो एक पिथ या सब्सटेंस है इस पूरे स्कोर का वो ये है कि पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने से पहले ये क्वेरीज जो है खुद से करनी पड़ेगी। वो क्वेरीज क्या है? वाई अरेस्ट एंड इज इट रियली रिक्वायर्ड, व्हाट पर्पस विल सर्व, व्हाट ऑब्जेक्ट विल अचीव। इट इज़ ओनली फॉर दीज क्वेश्चन आर एड्रेस एंड वन और द अदर कंडीशंस आर इन्यूमरेटेड अबाउ इज सेटिस्फाइड द पावर ऑफ अरेस्ट नीड टू बी एक्सरसाइज इन द रूटीन मैनर अरेस्ट कुड नॉट बी डन। इसके अलावा कोर्ट ने लिखा है कि अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो उसको बिफोर मजिस्ट्रेट पेश करना है। ये आपके कोई एहसान नहीं है, कोई मर्जी नहीं है, ये उसका एक अधिकार है। इसके अलावा कोर्ट ने स्पेसिफिक किया सेक्शन 41 को और सेक्शन 41A को, और ये स्पेसिफिक किया द मजिस्ट्रेट इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू ऑथराइज द इलीगल डिटेंशन इफ़ it is to be detained, then the condition laid down in section 41 and 41A of CRPC are to be laid down. तो कुल मिला के एक बात कही है कि मजिस्ट्रेट को भी रीजंस लिखने पड़ेंगे कि वो क्यों जो है डिटेंशन को ऑथराइज कर रहा है। साथियों, कोर्ट ने लिखा है कि वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट नेसेसरी द पुलिस ऑफिसर इज टोटली empowered to issue notice directing the accused to appear before him at a specific time and place, and the consent law inter alia put a duty on such accused to appear before the police officer, and further it is mandated that if the accused appears he comply with the notice he shall not be arrested unless for the reason to be recorded in the writing. तो कुल मिला के मेरी ओपिनियन में, मेरे विवेक में अरेस्ट करना चाहिए सफिशिएंट नहीं है, उसको रीजंस भी जो है लिखने पड़ेंगे कि अरेस्ट जो है वो नेसेसरी क्यों है, और किसी भी रूप में गलत रूप से अरेस्ट नहीं करना है। ये भी जो है कोर्ट ने स्पेसिफिक किया, और कोर्ट ने खास कर ये स्पेसिफिक किया कि जो ये गाइडलाइंस हम पारित कर रहे हैं ये उन सब मामलों में लागू हैं जहां पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर तक है। तो कोर्ट ने अर्नेस्ट कुमार की जो गाइडलाइंस थी उसको मैंडेटरी बताया और ये स्पेसिफिक किया द रीज़न टू बिलीव एंड सेटिस्फैक्शन कोआ एंड अरेस्ट आर मैंडेटेड अकॉर्डिंगली रीजन्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो अगर वो रीजन्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है राइटिंग में तो ये स्थितियाँ काफ़ी फेटल हैं। इसके अलावा कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी नाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के निर्णय पर भी रिलाई किया। इसके अलावा संतोष वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पर भी रिलाई किया और ये स्पेसिफिक किया द प्रोविजन इज एन एसेंशियल सेफ गार्ड इन द क्रिमिनल प्रोसीजर
and is also meant to be vital safeguard against torture and other coercive method used by the investigating authority. Therefore, it cannot be said that if he is not confessing that he is not cooperating with the investigation. However, in case there is no cooperation on the part of the appellant, in that scenario, the concerned opposite party has a right to seek for the cancellation of bail. पर उसका मतलब ये नहीं कि आप 41A ना दे करके या 41A देने के बाद जो है इसको अरेस्ट कर लो। इसके अलावा कोर्ट ने जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, उसको जो है लेट डाउन किया और ये स्पेसिफिक किया कि नो अरेस्ट कैन बी मेड बिकॉज इट इज़ लॉफुल फॉर द पुलिस टू डू सो. The existence of the power to do an arrest is one thing, and justification for the exercise of it is another thing. The police officer must be able to justify the arrest apart from his power to do so. Arrest and detention in the police lockup of a person can cause incalculable harm to the reputation and self-esteem of a person. No arrest can be made in the routine manner on mere allegation. It would be prudent for a police officer, in the interest of protection of the constitutional right of the accused, that he should record the reason. The arrest should not be made without a reasonable satisfaction. If it is made, then it is questioning the genuineness and bona fide of the concerned authority. And apart from that, they could not be allowed to play with the personal liberty of the concerned accused. तो कितना important जो है आप लोगों के पक्ष में जो है कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पर दिए हैं. साथियों, इसके अलावा मोहम्मद जुबैर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी के निर्णय पर जो है रिलाई किया गया. इसमें लिखा गया कि पुलिस ऑफिसर्स आर वेस्टेड विद द पावर टू अरेस्ट इंडिविजुअली at various stage of the criminal justice, including the process of investigation. However, the power should not be exercised in the arbitrary manner. They have to satisfy that the arrest is necessary to prevent the person from committing any further offense or for the proper investigation, or to prevent the concerned accused from tampering with the evidence. If the said scenario are absent, then the arrest could not be in the routine manner. The police officer have to apply their mind to assure that the conditions laid down under section 41 and 41A are satisfied. If it is not satisfied, then the arrest could not be made in the routine manner. तो कितनी अच्छी बात जो है यहाँ लिखी गई है हमारे राइट्स को लेकर. तो कोर्ट ने क्या लिखा कि कंडीशंस क्या हैं जिसमें वो अरेस्ट कर सकते हैं. सबसे पहली बात है कि उसको कोई ऑफेंस फर्दर नहीं हो, इससे रोकना है तो अरेस्ट कर सकता है. उसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो कर सकता है. और टेम्पर विद ना करे एविडेंस से वो कंसर्न अक्यूज तो वो कर सकता है. किसी को वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस ना करे उस स्थिति में कर सकता है. और एनी अदर रीज़न. पर इसका अभिप्राय ये नहीं है कि रूटीन मैनर में आपने जो है अरेस्ट कर लिया. इट इज़ इनकम्बेंट ऑन द पुलिस ऑफिसर नॉट ओनली टू रिकॉर्ड रीज़न बट ऑल्सो टू जस्टिफाई द सेम. उसको रीज़न भी रिकॉर्ड करना है और जस्टिफाई भी करना है. और ये भी स्पेसिफिक करना है कि उसने 41 एंड 41A CRPC की जो है ड्यू कंप्लाइंस कर ली है. कोर्ट ने कहा कि इन स्थितियों में जहां अरेस्ट जो है इलीगल है और सेक्शन 41, 41A और 60A CRPC को वॉयलेट करता है, इन दैट सिनेरियो पिटिशनर जो है बेल पाने के अधिकारी हैं. पर कोर्ट ने अपने फैसले में इंपॉर्टेंट बात लिखी. जब हमने अरेस्ट मेमो का जो है अवलोकन किया तो उसमें एक बात लिखी थी कि ये लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, सच्ची बात नहीं बता रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं. ये अक्सर आप वाले केस में भी जो है आपने देखा होगा और ऐसा ही होता है, जिस कारण उन्होंने जो है गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट का कहना कि रीज़न टू बिलीव एंड सेटिस्फेक्शन को एन अरेस्ट आर टू डिफरेंट थिंग. कि आपके पास एक रीज़न है पर उसका मतलब ये नहीं कि आप अरेस्ट कर लेंगे. आपको उस रीज़न को जस्टिफाई भी करना होगा और कोर्ट को सेटिस्फाई भी करना होगा. एंड बिलीव मस्ट बी इन गुड फेथ, नॉट इन द कैजुअल मैनर. ऑन मियर सस्पिशन इट कुड नॉट बी अलाउड टू बी एक्सरसाइज. Section 41A mandates that the concerned officer to record his reason in writing while making the arrest. Thus, a statutory duty is cast on the officer not only to record the reason but also to specify that the reasons are justificable. अगर उसने reasons को specific नहीं करा है तो in that scenario ये माना जाएगा कि जो संवैधानिक मैंडेट है या जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है उसका उसने घोर उल्लंघन किया है. तो कुल मिला के कोर्ट ने लिखा कि now it is clear that as far as section 41 और 41A CRPC is concerned, it is not necessary that कि अगर मामला कॉग्निजेबल है तो अरेस्ट करना ही करना है. अगर अरेस्ट करना है कॉग्निजेबल ऑफेंस में जैसे 7 साल से कम है या 7 साल तक है तो उस कंडीशन में उसको रीज़न जो है स्पेसिफिक करने होंगे कि ये फर्दर जो है ऑफेंस कर सकता है, प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है, या गवाह को टेम्पर कर सकता है, गवाह को इंड्यूस कर सकता है, या कोई भी कारण हो. पर कारण लिखने के बाद उसको रीज़न भी देने होंगे टू सेटिस्फाई द कोर्ट. अगर वो रीज़न नहीं है तो इन द रूटीन मैनर किसी भी मजिस्ट्रेट भी जो है डिटेंशन को ऑथराइज नहीं कर सकता है. अब अंत में कोर्ट ने जो है अपने गंभीर ऑब्जर्वेशन दिए जो मैं जो है आपको रीड आउट कर रहा हूँ. एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इट इज़ आवर ड्यूटी to follow the mandate of law and judgment of apex court.
Specifically, the direction given in Anish Kumar and Satinder Kumar, it is expected that direction and provision be complied with by the concerned officers and the court in letter and spirit, जिसको हम कहते हैं अक्षरशः पालना करना. Needless to state that personal liberty of an accused is an important aspect. Merely because an arrest could be made, it is not lawful. They have to specify the reason that why it is necessary. If they fail to specify the reason, in that scenario the entire detention and the arrest would be illegal. Accordingly, looking to the facts and circumstances, we hold that the petitioner arrest is not in accordance with the law and there is non-compliance of the legal provision and ultimately they are released on the bail. तो कुल मिला के इस तरह से कोर्ट ने जो है उनका अरेस्ट को इलीगल करते हुए, उनके रिमांड को इलीगल करते हुए उनको जो है बेल ग्रांट करी है. तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब कोई ऑफेंस को फेस करते हैं तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग पहले एंटिसिपेटरी के लिए भागते हैं या बेल के लिए भागते हैं. आपको अपना रीज़न तो स्पेसिफिक करना पड़ेगा ना कि वाई यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग केस टू गेट अ बेल. इन लोगों ने क्या किया कि लगातार ज्ञापन दिए, लगातार गए, लगातार कॉपरेट किया, उनकी लोकेशंस वहाँ पर आई. तो ये किस्सा नहीं बना कि ये लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये दिखाई दिया कोर्ट को कि लगातार ये जा रहे हैं. सिर्फ ये लिख देना कि साहब ये अरेस्ट हमको करना है और अरेस्ट जो है ज़रूरी है क्योंकि इनका नाम जो है एफआईआर में, ये कोई स्पष्ट कारण नहीं बनता है अरेस्ट करने का. तो कुल मिला के आपके राइट्स आपके अपने हाथ में हैं. यदि आप सिक्योर करोगे या करवाओगे तो सिक्योर हो जाएंगे, अदरवाइज़ कोई आपको नहीं पूछने वाला. तो आप विशेष कर ही ध्यान रखो कि जब भी बात अरेस्ट की है तो वहाँ पर संवैधानिक पैरामीटर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉ भी हैं और सीआरपीसी भी जो है फोर्स में है. तो कुल मिला के हमें दो बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो उसमें अरेस्ट रूटीन मैनर में नहीं होगा, और इसके साथ साथ अगर पनिशमेंट 7 साल तक है तो 41A CRPC मैंडेटरी है. अगर 41A CRPC नहीं दे रहे हैं और आपको अरेस्ट करना चाहते हैं, देन दे हैव टू स्पेसिफाई द रीजन अलॉन्ग विद द सेटिस्फैक्शन दैट वाई द अरेस्ट इज नेसेसरी. इन द रूटीन मैनर द अरेस्ट कुड नॉट बी मेड. तो ये कुछ गाइडलाइंस है जिसको हम अगर फॉलो करवाते हैं और लगातार हम ज्ञापन लिखते हैं या उन्हें मेमोरेंडम लिखते हैं या ईमेल करते हैं और उसको वो रिवर्ट नहीं करते हैं, तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है आपको मिल जाएगा. तो आप मौखिक बात करने की बजाय सब कुछ ब्लैक एंड वाइट करें, लिखित में लिख के दें, तो उसका फ़ायदा जो है आपको अल्टीमेटली कोर्ट्स में मिलना ही मिलना है. तो साथियों घबराएं नहीं, अपने राइट्स को इन्फोर्स करें और डेफिनेटली जो है हम एक अच्छा केस रख पाएंगे. तो साथियों अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, इसने आपको अलर्ट किया, अवेयर किया और संवैधानिक अधिकारों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त करी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. साथियों सोनी एरिना परिवार से जो है जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स लगातार जो है मिलते रहें. साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.